मानने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कुछ होगा ही नहीं, इतना पतला इतना छोटा। तो सिंगल पार्टिकल की ऑन एक्सिस पर घूमने की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर नहीं करते। एक सिंगल पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके से काइनेटिक एनर्जी मानी जा सकती है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड मतलब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ तीन तरीके से रख सकता है, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तीन। ये एक्स वाई में घूम सकता है, हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है, एक्स में घूम सकता है, सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। बोलो यस और नो। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, तीन। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच अ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल कैन कीप इट्स एनर्जी। सो फॉर अ मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी थ्री। तीन कौन कौन सी, वेलोसिटी, एनर्जी इन एक्स एक्सेस, एनर्जी इन वाई एक्सेस, एनर्जी इन जेड एक्सेस, वन वन वन, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, अब क्या करें। हाँ सर, ये बात समझ आई सर, ये बात समझ आई, ठीक भाई, ठीक भाई, ओके, समझ आया। चलो, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस H2O2 N2, यस और नो। दो मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके बीच की बॉन्ड लाइन अपन उसकी उस पर टाइम पास नहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर आपका ऐसा मॉलिक्यूल है तो क्या एक्स में रफ्तार हो सकती है, हाँ। क्या वाई में हो सकती है, हाँ। क्या जेड में हो सकती है, हाँ। क्या घूम भी सकता है, अरे हाँ सर, वो तो घूम भी सकता है। देखो ऐसे वाई में जा सकता है, ओहो, ऐसे जैसे अभी दिखा है ना वाई में, ऐसे एक्स में भी जा सकता है, ऐसे जेड में भी जा सकता है, यस और नो। पर क्या है, घूम भी सकता है, हाँ। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऐसे, ध्यान से देखो तो ऐसे, क्या ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, अरे हाँ सर, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। और अगर कुछ बॉन्ड लेंथ है तो क्या इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे मान लो आप ध्यान से देखो तो क्या इसमें लिखा जा सकता है, एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस। सोच के देख, क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आई सब्सटेंशियल होगा, हाँ। बॉन्ड लाइन कुछ तो होगी तो दूर दूर होगा। अगर मास बराबर मान लो H2O2 टाइप, तो भाई हाफ एम एल स्क्वायर, 2ml स्क्वायर, 2ml बाई 2 का होल स्क्वायर, जो मानना है। पर क्या एक सब्सटेंशियल चीज हो सकती है, हाँ। ऐसे एक्स एक्सिस पे भी घूम सकता है, सोच के देखिए, ऐसे भी तो घूम सकता है जेड एक्सिस के अबाउट, ऐसे, लाइक दिस। देख ऐसे, ऐसे समझ, ऐसे तो क्या ऐसे ऐसे घूम सकता है, हाँ। एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। क्या ऐसे ऐसे घूम सकता है जेड एक्सिस, अरे हाँ सर। अब बोलेगा सर ये ऐसे ऐसे भी तो घूम सकता है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूमा, समझना। ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट घूमा, हाँ। ऐसे 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 वाई एक्सिस के अबाउट घूमा, हाँ। ऐसे देखो तो ऐसे जेड एक्सिस की घूमा, अबाउट घूमा, अरे हाँ। तू बोलेगा सर ऐसे ऐसे ऐसे, सर ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। पर सोच, अगर वो ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो आई नेग्लिजिबल होगा। क्यों, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं ना स्फीयर्स। और हाँ सर, तो अगर आई लिखोगे तो एम आर स्क्वायर, आर तो रेडियस ऑफ द स्फीयर्स हो गया, वो तो बहुत कम है। तो एक्स एक्सिस वाली काइनेटिक एनर्जी को काउंट नहीं करा जाएगा, वो सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं है। अपन पॉइंट मासेस मानते हैं इनको। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इन दिस केस, इन दिस केस एक्स एक्सिस रोटेशनल एनर्जी is negligible, या is very small, या is zero, because we consider point particles। ओ हो। अब सोचो, यानी कि ये वाला पार्टिकल एक्स में एक्सिस से रख सकता है, एक्स में एनर्जी रख सकता है, वाई में रख सकता है, जेड में रख सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, पांच तरीके से रख सकता है, दो रोटेशनल और तीन ट्रांसलेशनल। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई, तीन रोटेशनल, सॉरी तीन ट्रांसलेशनल प्लस दो रोटेशनल। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। तीन ट्रांसलेशनल प्लस दो रोटेशनल, तो टोटल कितनी हो गई, पांच। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, पांच। हाँ भाई ये समझ गए हम, हमें समझ में आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैसेस 5। इसमें कुछ बदलाव और करूंगा अभी, तो बाद में आपको समझ में आ जाएंगे, पर समझो पहले। चलो जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो भैया उसकी कितनी आई, मोनोटॉमिक की कितनी आई सर, तीन। डायटोमिक की कितनी आई, पांच। तीन ट्रांसलेशन और दो रोटेशनल। केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला भी कोई बताया गया होगा, एक एन करके, वो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं उसको फिजिक्स में घुसा रहा हूं।
वाली चीजें फिजिक्स के लिए याद रखेंगे। ओ हो, जो कॉमन चीजें उनको एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, उनको रिवीजन की तरह पढ़ेंगे। अरे हाँ सर, तो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, ठीक भाई। ट्राई एटॉमिक गैस, अब याद कर, ट्राई एटॉमिक गैस में दो दिए थे मैंने, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो भैया ट्राइटोमी में पहला केस कौन सा? लीनियर, जैसे CO2 टाइप लीनियर। अगर लीनियर ले लो तो सोच एक्स एक्सिस के बाद रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फिर से सोच। एक्स एक्सिस के बाद रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, फिर से सोच, 0। फिर सोच कितनी बची, फिर सोच एक्स में क्या चल सकते हैं, हाँ। क्या वाई में चल सकते हैं, हाँ। क्या जेड में चल सकते हैं, हाँ। क्या वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, हाँ। क्या जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, हाँ। पर एक्स एक्सिस के अबाउट घूमने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो लीनियर तो हम ऐसे चल सकते हैं, घूम हम ऐसे सकते हैं। और हाँ सर, ये घूम रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, ये घूम रहे थे, इससे पहले घूम रहे थे जेड एक्सिस के अबाउट। तो अपनी जो बात आई वो कितनी आई, वही 5 फिर से। यानी कि ट्राइएटॉमिक गैस लीनियर विल एक्ट एज अ डायटॉमिक। ट्राइएटॉमिक गैस लीनियर, हालांकि तुम्हारे लिए ज्यादा आता नहीं है, पर आ जाए तो जनरली तुम्हारा काम मोनोटॉमिक डायटॉमिक क्यों हो जाता है। ट्राइएटॉमिक का सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी आ जाए तो हमें बेसिक बातें याद होनी चाहिए। ये सब रटने वाला पोर्शन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सही बताओ 100% परफेक्ट ये चीजें नहीं है। हर मॉलिक्यूल के लिए ये हर टेम्परेचर पे भी अलग हो जाती है। अभी तुम थोड़ी देर बाद पढ़ोगे डायटोमिक, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे 7 भी हो सकती है। इसलिए ये मैं वो बता रहा हूं, जो कुछ ना दिया हो तो यही मानना है जो मैं कह रहा हूं। बोलो क्लियर? हाँ सर, वो हर मॉलिक्यूल के लिए, हर गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकती है, ऐसा होता है वास्तविकता में। पर आपको जो एक बेसिक स्टैंडर्ड चीज है, जो मोस्ट प्रोबेबल चीज है, वो आपको पढ़ाई जाती है और आपको रटाई जाती है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, ट्राइएटॉमिक गैस लीनियर हो गया सर। चलो, एफ कितना आया? 5। अब देखो नॉन लीनियर में तुम बता दो कितनी। नॉन लीनियर अगर हो तो क्या एक्सिस के अबाउट चल सकते हैं, हाँ। क्या वाई एक्सिस के अबाउट चल सकते हैं, हाँ। क्या जेड एक्सिस के अबाउट चल सकते हैं, हाँ। क्या एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, अरे हाँ। क्या वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, हाँ। क्या जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, हाँ। तो वो 3 और 3 6, 3 और 3 6। अरे हाँ, ऐसे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं सर। कैसे घूम सकते हैं, हाँ बिल्कुल घूम सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। ओ सॉरी, वाई एक्सिस के अबाउट अब घूमे, पहले जेड एक्सिस के अबाउट घूमे थे। ओ हो, कैसे भी घूम सकते हैं एक्सिस के अबाउट, देखो। अरे हाँ, तो क्या इसमें 6 आ गई? इसमें थी 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। इसमें कितनी है? 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। ये अंतर है डायटोमिक और ट्राइएटोमिक। और ट्राइएटोमिक के भी 2 केस, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर का होता है 5, नॉन लीनियर का होता है 6। क्यों होता है आपको बात समझ आ रही होगी। जैसे मुझे याद है, आपको कहानी अपने मन मंदिर में बसी हुई होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। आगे बढ़ो, चलते चलो, बोलो याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? ओके सर, ठीक भाई। हो। अब समझ, मैं तेरे को ना एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था ना कि ये जो पहला कॉलम तुझे नजर आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा है, दूसरा तीसरा कभी कभी आता है, स्पेशली सवाल में बोला होगा। बाकी जो पहला कॉलम है वो ही आएगा। मोनोएटॉमिक में कितना बोलो भाई? हाँ, मोनोएटॉमिक 3, डायटोमिक 5, ट्राइएटोमिक 5, 6। ये याद होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केस लेते हैं। जनरली जो भी हमारी गैसेस होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी गैस कितने टेम्परेचर पे होगी? ठंडा करेंगे तो कितनी? 40 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री, -100 डिग्री, जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं। हाई टेम्परेचर कितना ले जाएंगे गैस का? 500 डिग्री। बोल रहे हाँ, ये नॉर्मल केस। ये नॉर्मल लाइफ में इससे ज्यादा क्या हम गैस में वेरिएशन करेंगे नॉर्मल लाइफ, तो उनके लिए सब कुछ है। अब हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहते हैं कि अगर सोचो गैस को ठंडा कर दें, जबरदस्त, सोच 70 केल्विन से कम। 70 केल्विन को आसानी से मत लो। 70 केल्विन का मतलब समझ रहे हो? -273 डिग्री इज 273 केल्विन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे हाँ, 70 केल्विन का मतलब -203 डिग्री। अरे हाँ, क्या
बहुत ठंडा, मतलब कि बहुत एनर्जी को कम कर दिया। हम मानते हैं 0 केल्विन पे गैस में कोई एनर्जी नहीं है। हम मानते हैं 0 केल्विन वो टेम्परेचर जिस पे मानते हैं कि सारे पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पर आ गए। 0 केल्विन हमने एब्सोल्यूट अचीव करा नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर हम ऐसा मानते हैं। सोचो 70 केल्विन से अगर नीचे टेम्परेचर ले जाए, विच इज क्लोज टू -203 डिग्री से नीचे, तो गैस बहुत ठंडी हो चुकी है, यानी कि उसमें एनर्जी बहुत कम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी बहुत कम बचती है। तो कोई अपनी एनर्जी को क्या 5 हिस्सों में बांटेगा, क्या 6 में बांटेगा? अरे यस और नो? अरे हाँ सर, तब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 बच जाती है। कितनी बच जाती है? 3 एक्स वाई और जेड, बस। रोटेशन वोटेशन सब गायब, रोटेशन सब गायब। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है, ये रटना नहीं है, दिमाग में सेट रखना है। कभी अगर बोल दे, ये बोल दे कि गैस इज एट -250 केल्विन, तो फिर आपको इन बातों को याद में आना चाहिए, वरना नॉर्मल केसेस के लिए तो हमें ये ही कुछ नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, तो ये ही माननी है। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसे गड़बड़ नहीं करनी, इसलिए याद रखना है। पर ये ऐसे ही बता रहा हूं, कभी आ जाए सवाल में लिखा आ जाए तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से नीचे ले जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये भी अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानी होती है, इसमें मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है। एक ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस, उनको एवरेज आउट कर कर उनके 100 में से अगर 80 गैसेस एक तरीके से बिहेव कर रही हैं तो उसको स्टैंडर्ड बना लिया जाता है, दैट इज द वे। बट इफ यू गो स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर गैस, हो सकता है कोई गैस 70 केल्विन से नीचे पर भी 5 दे रही हो सकता है कोई 150 केल्विन पर ही 3 देने लग जाए, ये ऐसा हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ द गैसेस जो करती है उसको आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। अपन किसी एक पर्टिकुलर गैस पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ओके, साइंटिस्ट बनो और करो, तो करना फिर चलो। अब मान लो कि अपन गैस का टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज्यादा, सोच 5000 केल्विन किसे कहते हैं? अरे हाँ सर, 5000 केल्विन अगर गैस का टेम्परेचर ले जाए, ओ हो, तो एक और नई टाइप की 500 केल्विन, 5000 केल्विन, कई, अब वो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हो सकता है, ये कई 1500 2000 पे भी इस वाली स्टेज पे चली जाती है। आप तो ऐसा समझो 5000 केल्विन रटने की बजाय एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर अगर गैस को ले जाएं, ठीक, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन तो हो सकता है, अगर डायटोमिक और ट्राइटोमिक हो तो हो सकता है। उसके साथ अब एनर्जी बहुत ज्यादा होने लगती है, तो पांचों वो पार्टिकल में होता है, यार इन पांचों को तो दे दी एनर्जी, अगर डायटोमिक की बात करें तो इन पांचों हिस्सों को तो दे दी एनर्जी, और कहां से लाऊं, और किसको दूं एनर्जी, और कैसे अपने अंदर एनर्जी भरूं, ऐसा समझो आप। तो क्या करते हैं, वो सोचते पार्टिकल अभी तो ऐसे घूम रहे थे, वो ऐसे भी हिलने लग जाते हैं, इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ये कैसे होती है समझे? अगर मान लो अच्छा पार्टिकल है तो ऐसे ऐसे नाचे, अच्छा इनके नाचने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, बिकॉज इन चेंज इन डिस्टेंस। अच्छा, तो अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे करने लगता तो इनमें एनर्जी दो तरीके से भरी जा सकती है, इस वाइब्रेशन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में भी भरी जा सकती है, और हाँ सर, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी भरी जा सकती है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है वो एक तरीके में नहीं, काउंट्स एज टू मीन्स, या दो तरीके, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अपन उसको दो काउंट कर लेते हैं। तो वाइब्रेशनल अगर एनर्जी आई तो दो तरीके से आई एक साथ, यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी अगर वाइब्रेशन जुड़ गई तो, अगर वाइब्रेशन जुड़ गई तो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो भाई, बात समझ में आएगी? स्पेशल केसेस थोड़े से है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, अपनी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक की है वो तो 3 ही रहेगी, पर डायटोमिक में वाइब्रेशन और जुड़ेगी तो 2 और जुड़ेगी, तो 3 + 2 + 2, ओहो 7। इन द सेम वे लीनियर में भी 3 + 2 + 2, अरे हाँ 7, और ट्राइटोमिक में 3 + 3 + 2, 8।
यानी कि ये 7 डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 की बजाय 7 भी हो सकती है अगर बहुत हायर टेम्परेचर है तो। पर फिर बार बार कह रहा हूं कि हमारे काम का ये 3, 5, 5, 6 है बस। 5, 6 जो ट्राइटोमिक वाले हैं बहुत कम आएंगे। 99% सवाल 3 और 5 से ही हो जाएंगे। और बाकी इधर वाली कहानी तो शायद कभी आ जाए, तो याद रखना कि मास्टर ने बात बताई थी, सवाल में वो आपको प्योर हिंट देगा, तो आपको मेरी कहानी वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में याद होनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो भाई एक एनर्जी तरीके जुड़ और सकते हैं। कौन से? वाइब्रेशनल। उसके 2 मीन्स जुड़ते हैं, अगर जुड़ते हैं तो एक नहीं जुड़ता उसमें, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, आज बहुत जोश में लग रहे हो। लग रहा है आज पिटाई नहीं हुई है बीवी से। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। भाई साहब ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर बीवी से बढ़िया सुबह सुबह पिटाई लग जाए ना तो उससे क्या आराम रहता है, पता पड़ता है भाई आज का कोटा पूरा हो गया। अगर नहीं लगे तो डर बना रहता है कि भाई हो सकता है अभी नंबर आएगा, कब आएगा, है कि नहीं भाई? है ना? शादीशुदा आदमी की बहुत जीवन में बहुत तकलीफ होती है ना, है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम लोग शादी नहीं करोगे ना, है ना? चल झूठा, चल आजा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ सर, याद आया, याद आया, समझ आया। याद रखना है भाई, गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल। बोलो क्लियर है? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या हुआ, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करी। अब एक साइंटिस्ट आए, हमें ये तो समझ में आया कि उन्होंने एक बात बोली जो ऐसा समझो आपके लिए लॉ टाइप है। ये तो हमें समझ में आ गया कि कितने तरीके से पार्टिकल एनर्जी रख सकते हैं। अब मान लो कि मैं एक मोनोटॉमिक गैस है उसको एनर्जी दे दूं 15 जूल, 15 जूल, ऐसा समझ नहीं गए। अब वो 15 जूल किधर लगे, एक्स में, वाई में कि जेड में? मान लो एक गैसेस में 1 लाख पार्टिकल, उनको मैंने पार्टिकल्स को एनर्जी दी 15 जूल, ऐसा समझो। अब उन 1 लाख पार्टिकल्स में हाफ एम बी एक्स वन स्क्वायर प्लस हाफ एम बी एक्स टू स्क्वायर प्लस हाफ एम बी एक्स थ्री स्क्वायर, यस और नो? अरे हाँ। ऐसे हाफ एम बी वाई वन स्क्वायर प्लस ऐसे है। तो ये एनर्जी, उन्होंने मैक्सवेल साहब ने कहा कि जो एनर्जी है ना ये बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड होती है। किसमें? किसमें? इन तीनों मोड्स। ऐसा भेदभाव नहीं होता गैस में कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनमें जो एनर्जी टोटल एनर्जी होगी, किसकी? किसकी? गैस की। टोटल एनर्जी गैस की होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस में हम इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते, 2 मॉलिक्यूल या 2 पार्टिकल के बीच में। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस है। तो अगर किसी भी गैस की टोटल एनर्जी E है तो इट विल बी डिवाइडेड इक्वली इन ऑल मोड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब जितने भी तरीके से एनर्जी हो सकती है उन सब में होगी। दिस इज नोन एज मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ, जो आपको याद होना चाहिए। व्हाट मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ स्टेट्स? व्हाट मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ स्टेट? ध्यान से लिखो। मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ स्टेट्स दैट, लिखो इस बात को, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ स्टेट्स दैट, कैसे लिखो, यह कहता है कि टोटल एनर्जी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम होगी। अच्छा, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ कहता है कि सभी, क्या कहता है वो, कि सभी जो टोटल एनर्जी होगी वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम होगी, यानी कि इक्वली। ये याद रखने वाली चीज है, इसमें मैं कोई प्रूफ नहीं है, लॉ है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीज है, याद रखना है। यानी कि इक्वली डिवाइड होगी। ओके सर, यानी इक्वली डिवाइड होगी, याद रखना। अच्छा, ये कहता है कि टोटल एनर्जी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम होगी, यानी कि इक्वली डिवाइड होगी। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो कि
ये डायटोमिक गैस है, डायटोमिक से समझाता हूँ, डायटोमिक, कंफ्यूज मत होना। अगर सोचो ये x, ये y, ये z, ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो एक तो मान लो कि टोटल एनर्जी E है, तो काइनेटिक एनर्जी इन x E/5 होगी, काइनेटिक एनर्जी इन y E/5 होगी। 5 क्यों लिया? डायटोमिक गैस है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 5 में बराबर डिवाइड होगी। काइनेटिक एनर्जी अक्रॉस z फिर से E/5 होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट y E/5 होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन बराबर z E/5। पांचों में बराबर बराबर डिवाइड होगी, पांचों में। अच्छा, उसको समझे अच्छे से, यानी कि ये है क्या, ये बेसिकली हाफ m सिग्मा vx² है, ये हाफ m सिग्मा vy² है, ये हाफ m सिग्मा vz² है, ये हाफ I सिग्मा ओमेगा y² है, ये हाफ I सिग्मा ओमेगा z² है। कंफ्यूज मत होना। x1² प्लस x2² प्लस सबकी काइनेटिक एनर्जी x एक्सिस में लिख लो, उनका जो टोटल वैल्यू है वो 1/5 होगी। किसकी? अरे किसकी? अब इन्होंने एक बात और बोली, जो इन्होंने रियल फॉर्मूला दिया जो हमारे काम का है। मान लो कि n पार्टिकल्स थे, तो n पार्टिकल में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो सब में बराबर बराबर डिवाइड हो गई। किसी लेट्स टॉक अबाउट सिंगल पार्टिकल। अगर टोटल n पार्टिकल्स, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट सिंगल पार्टिकल। मैं आपको एक सिंपल सी बात, मान लो 1 मोल था, 1 मोल में E एनर्जी, तो एक पार्टिकल में कितनी होगी? बोलो, तो एक पार्टिकल में कितनी होगी सर? E/Na, E/Na, Na इज व्हाट? एवोगैड्रो नंबर। अरे हाँ सर। अब पीछे से एक बात याद कर, अभी जो मैंने तेरे को समझाया, किसी भी मोनोएटॉमिक गैस से समझना, इसको कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कहानी को अच्छे समझना। मोनोएटॉमिक गैस, अरे हाँ सर याद कर, उसमें प्रेशर क्या आया था? 1/3 ρV² RMS। कुछ याद है कि भूल गए हो? हाँ सर याद है, बिल्कुल सर, V² RMS सर, बिल्कुल सही बात है सर। अरे हाँ, अच्छा तेरे को याद हो तो अपन ने याद कर मोनोएटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली थी? 3/2 PV। याद कर, पीछे निकाल चुके हैं क्या? 3/2 nRT। अरे हाँ सर, 3/2 nRT इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। अरे यस सर, बात पीछे से लिंक कर रहा हूं और उसको मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ में घुसा दूंगा और तुम्हें फील आई जम के। अरे हाँ सर, 3/2 nRT इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ मोनोएटॉमिक। के लिए प्रूव करा था ये अपन ने सब। अच्छा, मैक्सवेल और वो अपन ने जो सीखा उसको मिलाकर अपन इसको सबके लिए जनरलाइज कर लेंगे। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। ओके, अब याद करो, ध्यान से समझो। तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बात पहले भी बता चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। बची कितनी? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्या टोटल एनर्जी हो गई 3/2 nRT। अरे हाँ सर, यही तो E है। अच्छा, फॉर 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, टोटल एनर्जी जो हम प्रूव कर चुके हैं वो है 3/2 RT। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ 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 हाँ,
3/2 NRT, सॉरी 3/2 RT, एक मोल के लिए। NRT तो n मोल के लिए थी, एक मोल के लिए कितनी RT। अच्छा, 1 मोल ऑफ एटॉमिक गैस के लिए है। देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल टू 3/2 RT by NA। और हाँ सर, 3/2 R by NA। इसको एक नया नाम दिया रख साइंटिस्ट ने, R by NA। ये यहीं से एनर्जी की फील्ड से आया है। ये एक मोल की एनर्जी थी। R by NA कांस्टेंट टर्म है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अब अपन एक पार्टिकल की एनर्जी लिख रहे हैं। एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल वो लिखी गई 3/2 RT by NA। R by NA कांस्टेंट टर्म है ना, इसे एक नया नाम दिया गया, इसकी वैल्यू जिसे कहते हैं K, और ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बाद में अपने आप सवालों के साथ तुम्हें रखती जाएगी, अभी आगे आएगी तो भी तुम्हें दिखाई दे जाएगी, मैं उसके लिए परेशान नहीं कर रहा हूं। 8.3 by 6.023 10 to the power minus 23 कर लो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आई हो, छोड़ो उसके लिए अभी मत परेशान हो वैल्यू को। ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस जगह वो आता है, क्योंकि वो रोल प्ले करता है एक पार्टिकल की एनर्जी के लिए, एक मोल की के लिए नहीं, एक पार्टिकल की एनर्जी के लिए। और हाँ सर, तो क्या एक पार्टिकल की एनर्जी मोनोटॉमिक गैस के लिए आई 3/2 kT? अरे हाँ सर, एक फिर से सुनना, हमने पीछे से पढ़ा था भाई, गैस के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपन मानते नहीं, आइडियल गैस की बात है। काइनेटिक एनर्जी अपन ने पूरा प्रूफ करके P बराबर 1/3 rho v स्क्वायर RMS से पूरा प्रूव करते कराते लिखा, काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV वो आया 3/2 NRT, तो एक मोल की हुई 3/2 RT। एक मोल मोनोटॉमिक गैस की एनर्जी, तो एक पार्टिकल की कितनी हुई? एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी कितनी हुई? एक पार्टिकल की एनर्जी एवरेज एनर्जी कितनी हुई? 3/2 R by NA। NA इज ए वेक्टर नंबर 6.023 10 to the power 23। R by NA को एक नया कांस्टेंट का नाम याद रखना है, जिसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कई बच्चे तो जानते नहीं है भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्यों डिफाइन करा गया। इट इज यूजफुल टू टेल यू द एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, यस और नो। 3/2 kT। अरे हाँ सर, अब जो हमने पढ़ा था और जो मैक्सवेल साहब कह रहे हैं इसको समझो। 3/2 kT, 3/2 kT। और हाँ सर, तो उनके हिसाब से मैक्सवेल साहब ने कहा कि जो भी पार्टिकल की एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। तो मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो इसका एक हिस्सा कितना हुआ? हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT। मैक्सवेल साहब ने ये जो मैंने पूरी कहानी समझाई ना, इसी को उन्होंने बोला। उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने कहा कि कोई भी एनर्जी जो होती है गैस की वो इक्वली डिवाइड होती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। और उन्होंने बोला कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसी भी एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ kT। ओ हो, कंफ्यूज हो गए नहीं समझे। उनका स्टेटमेंट क्या था, पूरा लॉ क्या था? पहली बात उन्होंने बोला कि एनर्जी डिवाइड्स इक्वली इन ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ओके, नाउ ही टोल्ड अस दैट एनर्जी इन 1 degree of freedom of a gas molecule in 1 gas molecule is half kT। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी एक गैस के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक पार्टिकल की टी टेम्परेचर अगर गैस का है तो जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ kT। कितनी होगी? हाफ kT। घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। और हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। ओके, ये उतार लिया, फिर इस कहानी को आगे ले जाता हूँ। हाँ
कुछ कुछ समझ आया क्या? अरे कुछ कुछ कहानी समझ आई क्या? अरे समझ आई क्या? आई सर, आई सर, आई सर, बिल्कुल आई सर। अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। ओके, सब हो गया, समझ में आ गया। अब समझने का प्रयास। Every degree of freedom molecule carries equal energy and that equal to half kT. क्या बात समझ में आई? Every degree of freedom of a molecule carries equal energy and that of half kT. अब समझना मेरी बात। अगर गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम सोचना F है तो एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल क्या? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मान लो डायटोमिक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 5 होती है? तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है एक पार्टिकल की? हाफ केटी। तो 5 में 5/2 केटी, यानी कि एक पार्टिकल की एनर्जी हो गई F/2 केटी। अरे हाँ, एनर्जी इन 1 मोल इक्वल टू F/2 Na इंटू के इंटू टी। Na क्या होता है? R। अरे के तो R/Na ही तो था। अरे हाँ सर, तो F/2 RT, 1 मोल की। Therefore n moles of gases, n moles of गैस की एनर्जी क्या होगी इसे अपन बाद में जानेंगे, अभी जान लो। इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। n मोल ऑफ गैस की एनर्जी होती है F/2 nRT। अब इसमें हर एक बात समझ में आनी चाहिए। F/2 nRT और F/2 kT। F/2 kT is the energy of one particle. F/2 RT is the energy of 1 mole of gas. F/2 nRT is the energy of n moles of gas. इसलिए आपको इनमें अंतर और भावनाएं समझ में आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी पे चर्चा होती है और उसका फॉर्मूला मन मंदिर में सेट होना चाहिए, F/2 nRT। और सोचिए F/2 nRT पीछे की पूरी कहानी से कनेक्टेड है, उसका प्रूफ बहुत लंबा आपको बताया था, तभी उसकी फील आ सकती है, वरना आना संभव नहीं है। पहले बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। अगर गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल इज F/2 kT, एनर्जी ऑफ 1 मोल इज F/2 RT, एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस इज F/2 nRT। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, तो आपको खुद समझ में आएगा। मोनोटॉमिक की एनर्जी होगी 3/2 nRT, डायटोमिक की होगी 5/2 nRT, ट्राई एटॉमिक लीनियर की भी होगी 5/2 nRT, ट्राई एटॉमिक की कितनी होगी? होगी 6/2 nRT। अगर कभी डाई एटॉमिक में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाए तो 7/2 nRT। डिपेंड करता है, नॉर्मली पर हमें वही याद होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। सो दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। एंड इसको डिनोट करते हैं यू से, और वास्तविकता में ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज ऑफ आइडियल गैस। अरे हाँ सर, क्या मेरी बात क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी का 3/2 PV और 3/2 RT हम पहले प्रूव कर चुके हैं, उससे हम समझेंगे मोनोटॉमिक के लिए था, उसको तोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम में, फिर उसको अपने आप निकाल लिया और जनरलाइज कर लिया F/2 nRT। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? कितना आया? F/2 nRT। सही है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे सुनते हैं, आपका और हमारा ध्यान तो सुनना है। ओके, एक्चुअली
जो आगे एग्जांपल उसको समझने का प्रयास करो, वैसे तुमने सुना होगा फिर भी सुनो। A cylindrical chamber has gas at temperature T1. The gas is suddenly compressed during a piston, so that the final temperature of the gas is T2. मान लो एक गैस था जिसका पहला टेम्परेचर T1 था, एक और गैस चैम्बर जिसका भी टेम्परेचर T1 है, सेम गैस है, सब कुछ सेम। हमने क्या करा, सोचा हम गैस को अगर दबाएं तो क्या उसमें का टेम्परेचर बढ़ेगा, लॉजिकली कंप्रेस करने पे। हाँ, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है हमारी। हाँ, कैसे दबाया, क्या गैस का टेम्परेचर बढ़ गया? हाँ, गैस पहुंच गई T2 पे पहुंच गई T2 पे। दूसरा तरीका, हमने दबाया नहीं, हमने क्या करा, हमने देखो पहले में दबाया और दूसरे में हमने क्या करा, दूसरे में हमने हीट दे दी, दूसरे में हमने क्या दे दी, हीट। ये भी T1 से T2 गया प्रोसेस, ये भी T1 से T2 गया। समझाने की बात सिर्फ अभी ऐसे थी कि दोनों गैस T1 से T2 पहुंची, सेम गैस थी, सेम मोल था, सब कुछ सेम, पर एक को दबाकर अचीव करा गया, एक को हीट देकर अचीव करा गया। ये भी और अपन थर्मोडायनामिक्स समझेंगे इस बात। एक हीट से हुआ, एक वर्णन से हुआ, इसमें बाद में बात करेंगे। समझे क्या टेम्परेचर बढ़ाने का तरीके अलग अलग। पर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द यू फाइनल ऑफ दिस गैस? अगेन F/2 nRT। इसका भी कितना है, यू फाइनल इज F/2 nRT। इन दोनों गैस में डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी F/2 nR T2 माइनस T1। अरे हाँ सर, ये वैसी ही बात है कि अगर मैं इस ब्लॉक को उठाकर यहाँ से यहाँ ले जाऊँ और यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊँ तो कैसी पोटेंशियल एमजीएच होती है जब यहाँ जीरो मान। अब मैं चाहे इसको ऐसे 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 करके लाऊं, चाहे मैं इसको ऐसे 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 करके लाऊं, क्या हर केस में पोटेंशियल एमजीएच है? दैट इज व्हाट हैपनिंग विद गैस इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी। So internal energy of the gas depends hardcore on temperature of the gas. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टेम्परेचर किस प्रोसेस से अचीव करा गया है, जिन चीजों पर ऐसे किस पाथ से अचीव करा गया है, जैसे होते ना कंजर्वेटिव फोर्सेस, किस पाथ से ले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे किस पाथ से प्रोसेस गैस को उस टेम्परेचर पर ले गए उससे इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाई इंटरनल एनर्जी कंसीडर्ड एज, सुना होगा, कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये टर्म है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, F/2 nRT। यह टेम्परेचर किस प्रोसेस से अचीव करा गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से इस बात को लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, that is U equal to F/2 nRT। F/2 nRT, Q only depends on T, that is U equal to F/2 nRT। यह टेम्परेचर किस प्रोसेस से अचीव हुआ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, दैट इज व्हाई इंटरनल एनर्जी कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शन। ओहो, समझ में आया कैसे आपने उस टेम्परेचर को अचीव करा? गैस को घिस घिस के लाए, दो गैस मिला के लाए, उस पर पिस्टन चला के लाए, उसको हीट दे के लाए, कुछ भी करा हो आपने, आइसोथर्मल आइडिया में कैसा भी प्रोसेस आपने अपनाया हो, पर एक बार वो टेम्परेचर आ गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी F/2 nRT होगी। वो इस बात के इंडिपेंडेंट है कि वो जगह आपने कैसे हासिल की थी। जैसे ये ब्लॉक यहाँ अगर पहुंच गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसने अपनी स्थिति यहाँ पर कैसे पहुंचने में प्रयास करा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। और ऐसी चीजें जो ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स टाइप फील दे रही है, ध्यान से देखो तो
वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अरे हाँ सर, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द गैस टू अचीव दैट टेम्परेचर। ओके सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे याद होनी चाहिए। ओके सर, बात सही कह रहे हो बिल्कुल, 110%। बोलो क्लियर है क्या? क्या बात याद रहेगी क्या? हाँ सर, याद रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी अपन जब थर्मोडायनेमिक्स चालू कर लेंगे थोड़ी सी देर बाद या अगले लेक्चर में, अरे हाँ सर तब ये काम की बात होगी। इंटरनल एनर्जी की फील आनी चाहिए। तो स्टेट फंक्शन वो क्या है? स्टेट फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे बढ़ जाऊं, इसका मतलब समझ में आ गया? थ्योरी थ्योरी चल रही है, काम की है पर बहुत भाई, फील वाली बात है, रट लो, दिमाग में सेट होनी चाहिए। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, वो तो बाद में पड़ेगी, वर्क डन पे भी बात नहीं है। हो चलता के पीछे ही कहानी क्लियर रहेगी। अरे बोलो भाई, ये क्लियर रहेगी ये कहानी यहाँ तक? बहुत काम की बात बताई मैंने, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ बताया, 3/2 एनआरटी से बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सब रटने वाला लेक्चर था आज तक का भी, पूरा सेट एकदम। गड़बड़ नहीं करनी है अपने को बिल्कुल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अब एक मैनोमीटर टाइप का एक चीज होती है जिससे अपन गैस का या फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर क्या प्रेशर मेजर करते हैं, गैस का भी करते हैं अमूमन इससे। इट डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड और गैस, ऐसे लिख सकते हो फ्लूइड और गैस इनसाइड अ कंटेनर, द यू शेप्ड ट्यूब कंटेन्स मर्करी। आप समझते हैं वो तो ठीक है, छोड़। याद करो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर कभी भी कोई ऐसे लिक्विड भरा हो, ये मैं बता चुका हूँ, तो इसके बेस पे जो प्रेशर होता है वो होता है एच रोज, लिक्विड की वजह से। हाँ ठीक, ये प्रेशर होता है, बेसिक बात बता रहा हूं आप, ये होता है प्रेशर एट बॉटम ड्यू टू लिक्विड, ये मैं बता चुका हूं, ये होता है एच रोज। मान लो कि P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं सुने। तो बेस पर प्रेशर क्या होगा? लिक्विड की वजह से एच रोज ही, और लिक्विड के ऊपर पहले से P नॉट उपलब्ध था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो जनरली होता भी है। अरे हाँ, तो यहां पे जो P एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? P नॉट प्लस एच रो जी। ये बात ध्यान में रखें, केमिस्ट्री या फिजिक्स की टर्म्स में इसे बोलते हैं एच रो जी को गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। टर्मिनोलॉजी याद रखें। जो सिर्फ लिक्विड की वजह से बॉटम पे प्रेशर आया है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, जो लिक्विड और एटमॉस्फेयर दोनों की वजह से आया है। इसे नेट प्रेशर भी बोल सकते हैं। पर हमेशा ना जनरली हमें गैस के या किसी भी लिक्विड के उस प्रेशर से मतलब होता है जो ज्यादा हो। कितना ज्यादा? एटमॉस्फेयर तो मान के चलते हैं हमेशा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम गैस या लिक्विड के उस प्रेशर से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं जो एक्स्ट्रा आया है, जो एच रो जी, उसे गॉज प्रेशर है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, बोलो क्लियर। अब होता क्या है कि जैसे एक फ्लूइड है, एक कंटेनर में भर दो, फ्लूइड भर लो या गैस मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो, इस वॉल को खोल दो, तो फ्लूइड या गैस जो भी हुई, फ्लूइड और गैस, वो यहां भर जाएगी। यहां पे समझो मरकरी है, स्टैंडर्ड लिक्विड फॉर मेजरिंग, 13,600 जिसकी याद है डेंसिटी आई। अरे हाँ सर, उसकी ज्यादा डेंसिटी होती है ताकि वो कम जगह में ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाए, वाटर वाटर को जनरली नहीं भरती। ठीक, तो मरकरी अपन ने भर ली। अब क्या वो फ्लूइड या गैस, अब समझो इस जगह पर, इस गैस के इधर, ये जो इस सेटअप में, तो इधर वाला ये ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इस गैस का वॉल खोलने से या फ्लूइड का वॉल खोलने से, ये जो इधर यूट्यूब में जो अपना ये यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, चैनल वाला शेप वाला यूट्यूब,
इस वाले शेप वाले यूट्यूब में बिल्कुल सिंपल सेटअप है। आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो आपको, या अपने लैब में जाओगे तो आपको दिखाई देगा, है ना। मैं इंजीनियरिंग बात बोली कि मैं आईटी से हूँ, तो जब मैं गया था अपने फर्स्ट ईयर में, बहुत बेसिक से सेटअप होते हैं जिसमें एक सेटअप बना होता है, गैस होती है चैम्बर में, उस गैस अगर यहाँ पे आ जाती है तो उसका प्रेशर नापा जा सकता है बहुत आसान, गैस जो भी अंदर है। कैसे, आप समझो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लो सेम लेवल पे ले, तो एक बात सही है कि प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी होना जरूरी है फॉर इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नीचे वाला लिक्विड भागेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए। डिटेल की बात और करेंगे फ्लूइड में, अभी इतनी बेसिक बात है, सिंपल मैकेनिक्स है कि अगर सेम लेवल आ गया है तो प्रेशर सेम होना चाहिए, वरना फोर्स डिफरेंस आ जाएगा, फोर्स डिफरेंस आ जाएगा तो भैया ये लिक्विड बीच वाला भाग जाएगा, जो कि संभव नहीं। अरे हाँ, तो ए और बी पे प्रेशर सेम होना चाहिए। अब सोचो ए पर तो एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, क्या ये ए पर अगर अपन देखें तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, मैं गैस पढ़ रहा हूँ इसलिए गैस की बात कर रहा हूँ, वो फ्लूइड भी हो सकता है, इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर ये हाइट h, यहाँ पे स्केल लगा होता है, ये स्केल ऐसे, तो आपको स्केल से क्या ये पता पड़ जाएगा कि h कितना है, तो प्रेशर एट बी क्या कहलाएगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी। अरे हाँ सर, तो क्या गैस का प्रेशर निकल आएगा, सिंपल। एच रो किसका, जो आपने मरकरी भरी हुई है, सिंपल, बस खत्म। P naught plus H rho g is the net pressure of the gas. P naught plus H rho g is P absolute and P Gauge is equals to H rho g. ऐसे सिंपली किसी भी गैस का प्रेशर नापा जाता है, छोटी छोटी बातें जो बताता जा रहा हूं, ऐसे किसी भी गैस का सिंपली प्रेशर नापा जाता है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। अरे पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, सिंपल सेटअप है, कंटेनर में से गैस निकली, लिक्विड को दबाया, लिक्विड जितना ऊपर गया सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, सिंपल, बिना किसी दिक्कत के। तो अपना प्रेशर ऑफ गैस पी एब्सोल्यूट और ये आ गया P नॉट प्लस H। इस सिंपल सेटअप को कहते हैं मैनोमीटर। कभी मैनोमीटर रीडिंग बोली जाए ना, डरना मत एकदम, इसलिए मैनोमीटर कई बार ऐसे को तुम्हारे कोर्स में डायरेक्टली नहीं होता है वो, बट मैनोमीटर रीडिंग तो आपको समझ में आना चाहिए मैनोमीटर नाप क्या रहा है भाई, बोलो क्लियर है। तो इस पूरे सेटअप को, बेसिक सेटअप को कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर। अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसे किसी फ्लूइड का कंटेनर में भरे हुए का प्रेशर भी निकाल सकते हो, गैस का भी निकाल सकते हो। अभी अपन केटीजी पढ़ रहे हैं, गैस की बात करते हैं। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, और वो अपन में समझा चुका था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अरे याद है कि भूल गए हो, याद है सर, याद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। उसका मतलब क्या था कि भाई 75 सेंटीमीटर तक अगर किसी कॉलम में आप मरकरी भर दो तो जो बॉटम पर प्रेशर होगा सिर्फ लिक्विड की वजह से, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। उतार लिया ये मैनोमीटर क्या होता है, बोलो बेसिक वर्किंग समझ आ गई, याद रखना, कुछ इस पे कोई सवाल नहीं आएंगे, भला इससे रिलेटेड सवाल आएंगे कि मैनोमीटर की रीडिंग है, तो वो समझ में आना चाहिए उसका मतलब क्या है। ठीक, ओके, बात समझ आ गई सर, बिल्कुल क्लियर सर, अच्छी बात सर। अब एकदम समझ गए, 1 और 2 का प्रेशर सेम होता है, वो समझ गए। P1 प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑफ द कंटेनर, P नॉट प्लस H रो जी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूज्ड इन योर ट्यूब। हाँ भाई हम समझ गए सर, हम समझ गए। एक और टाइप की चीज होती है जिसे कहते हैं बैरोमीटर। छोटे छोटे सेटअप ला रहा हूँ आपके सामने, तो आपको दिमाग में याद होने चाहिए। ये सिंपल सेटअप है बैरोमीटर। एक तो था मैनोमीटर, एक क्या था बैरोमीटर। एक ट्यूब ले लो, अभी आपने कभी अगर अपनी लैब में गए हो, सर स्कूल तो हमने देखा ही नहीं सर जीवन में, गए हो स्कूल केमिस्ट्री लैब में घुसे हो कभी, अरे हाँ हाँ तो बोलो। हाँ, जो ट्यूब होती, उस ट्यूब को ऊपर से वो जो कॉक टाइप होते हैं लकड़ी के, उससे बंद कर और उसमें लिक्विड भर, ठीक, पूरा लिक्विड भर। पूरा लिक्विड इसलिए भरने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई पूरा लिक्विड भर दिया तो अब इस ट्यूब में एयर नहीं है, एयर गायब कर दिया, पूरा लिक्विड भर दिया, लिक्विड ही लिक्विड है बस।
अब क्या करा, इस ट्यूब को ऐसे उल्टा इसमें डाल दिया लिक्विड। ध्यान आना, इस ट्यूब में कहीं एयर नहीं। अरे हाँ, अब ये जो लकड़ी का डॉट है उसको अपन ने निकाल लिया, उसको अपन ने निकाल लिया। देख ऐसे, ऐसे देख, ये निकाल, ओ हो, अपन ने ऐसे निकाल लिया। अब हुआ क्या, समझना कि इस जगह पर जो कंटेनर में बाकी लिक्विड है वहां पे तो प्रेशर कितना है, P नॉट। पर समझना ये अच्छी खासी लंबी ट्यूब है, ऐसा समझ, सोच कि कुछ हिस्सा और ये लिक्विड नीचे आ गया, बाकी कुछ हाइट ऊपर बची रह गई। अब पहले तो सोचो क्यों बची रहे, क्योंकि जो भी ये जगह खाली होगी ये वैक्यूम बन जाएगी। अरे हाँ सर, ये क्या बन जाएगी, हाँ वहां तो एयर तो पहुंच ही सकती, लिक्विड था। इसीलिए ये तुम अगर ऐसा प्रैक्टिकली करके देखो ना, तुम चाहो तो ऐसा करके देख लेना, पर ढंग से करोगे तो ही कर पाओगे। ऐसे अपने अंगूठे से दबा लेना पानी में पूरी ट्यूब भर के, और उसको ऐसे रखना, और फिर नीचे अंगूठा खोल, ऊपर जो वो थोड़ी सी कुछ खाली हो जाएगी, वो जो बचेगा ना, हालांकि 100% वो नहीं होता घर पे, क्योंकि वो ट्यूब के बहुत सारे अलग पैरामीटर होते हैं, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं, पर दिखेगा थोड़ा कुछ हद तक। तो जब उसको ऐसे खोल देंगे तो कुछ हाइट बच जाएगी। जबकि अगर हम ऐसे सोचे तो पूरा नीचे आ जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं नीचे आए, क्यों, क्योंकि सोचो अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और बी का प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लिक्विड दौड़ेगा आपस में, पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो लिक्विड दौड़ेगा। जबकि ऐसा हो नहीं रहा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी बात लुढ़की भी पढ़ा रहा। अच्छा सर, यानी कि ए और बी सेम अगर हो गए, सेम होने पड़ेंगे इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। अरे हाँ सर, अगर ऐसा है तो ए पर कितना प्रेशर है, नॉट। अच्छा बी पर कितना प्रेशर है, ऊपर तो कोई प्रेशर है ही नहीं वैक्यूम का, क्या यहाँ पर प्रेशर है, एच रो जी। अरे हाँ सर, तो क्या इक्विलिब्रियम में ये जो हाइट रहेगी ये क्या बराबर रहेगी, एच रो जी बराबर पी नॉट के। ऐसे भी देखा जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सोचो ये मरकरी ले लो और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करो, तो क्या ये जो हाइट ऑफ मरकरी आएगी ये 75 आएगी, 75 76 जो भी अप्रोक्सीमेटली 75 मान लो। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर 75 सेंटीमीटर आएगी। ऐसा करा जाता है। इस सेटअप को बेसिकली कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। थोड़ा बहुत दिमाग में सेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्यों, ढंग से दिमाग में सेट होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर। लेक्चर पूरा याद करने जैसे ढंग से, नीट में बहुत फॉर्मूले और बहुत कॉन्सेप्ट और सब थोड़े थोड़े याद होने चाहिए, और वो इंटर रिलेटेड होते हैं। बहुत टफ सवाल नहीं आएंगे, पर आपको चीजें बहुत सारी याद होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी भी होगी जिसकी बहुत ज्यादा फील नहीं आए, क्योंकि आपने पार्टिकल से दौड़ते हुए नहीं देखा है। मैंने बोला एवरेज वैल्यू होगी मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ, तो आपको याद होना चाहिए, तब आप सवाल कर पाओ। बोलो क्लियर है, अरे सोच लो। हाँ सर, तो बैरोमीटर आया एच रो जी, कितना आया, एच रो जी। क्या कहानी समझ में आई है, अरे पक्का। मैनोमीटर क्या होता है वो भी समझ आया, बैरोमीटर क्या होता है वो भी समझ आया। ओके सर, वो एच ओ आ गया। वो अगर अपन मरकरी की बात करें तो 76 और अप्रोक्सीमेट और 75, अप्रोक्सीमेटली कभी 75 ले लेते हैं, कभी 76 ले लेते हैं, इनके बीच में नाचता है। बोलो क्लियर है, अरे हाँ बोलो क्लियर, अरे सोच लो। हाँ बात तो आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक, अब सवाल करते हैं थोड़े। What will be the length of mercury column in the glass tube after it is dipped by another 10 centimeter into the mercury, keeping the temperature constant? ध्यान समझना अच्छे से, क्या करें, what will be the length of mercury column in the glass tube after it is dipped by another 10 centimeter into the mercury, keeping the temperature constant? समझने का प्रयास करो। देखो देखो
कर क्या रहे हैं इसको समझने का प्रयास करना अच्छे से। देखो एक्चुअली क्या है कि एक कोई ट्यूब थी, सवाल को समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। एक कोई ट्यूब थी, उसमें इस जगह और इस जगह मरकरी भरी हुई थी, पर मरकरी 20 ही थी और ऊपर ये 30 सेंटीमीटर में गैस थी, एयर नहीं थी, सॉरी वैक्यूम नहीं थी, गैस थी। और जब उस गैस को बेसिकली अपन ने मरकरी के बीच में ट्रैप कर लिया, ठीक, जब अपन ने उसको ट्रैप कर लिया तो गैस थी 30 सेंटीमीटर और नीचे मरकरी थी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अपन ने, मैं समझा रहा हूं पूरा सवाल। अब क्या हुआ कि जब आपने इस गैस को ट्रैप कर लिया तो जो 30 सेंटीमीटर में गैस है और जो मरकरी 20 सेंटीमीटर, इन दोनों का मिलाकर इस जगह पे प्रेशर पी नॉट होना चाहिए और बी का प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट ए कितना, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इक्वल टू, अब समझो इस जगह पे प्रेशर एट बी पर क्या 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस आ गया 55 सेंटीमीटर ऑफ एच। इस बात को समझने का प्रयास करो। गैस की लेंथ 30 सेंटीमीटर और गैस का जो प्रेशर है वो 55 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। कंफ्यूज हो गई। एक ट्यूब थी जिसमें अपन ने थोड़ी सी गैस ट्रैप कर ली और उसको उल्टा कर दिया ऐसे मरकरी, तो जो मरकरी 20 सेंटीमीटर भरी रही, किसमें किसमें, उस ट्यूब। तो जिस जगह पर सेम लेवल है वहां पे तो प्रेशर सेम होगा। ए पर प्रेशर कितना है, पी नॉट, दैट इज 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मतलब ऐसे। अब बी पर भी 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होना चाहिए। गैस 30 सेंटीमीटर में ही भरी हुई है, गैस 30 सेंटीमीटर में ही भरी हुई है, पर अगर उससे नीचे से 20 सेंटीमीटर मरकरी है तो गैस का प्रेशर तो 55 होगा ना, तभी तो टोटल प्रेशर एट बी इज 75 होगा। करेक्ट, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस कितना है, 55 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, हमने इस ट्यूब को फोर्सफुली 10 सेंटीमीटर और दबाया। अभी कितना ऊपर थी, 50 लेवल से कितना ऊपर थी, 50, 20 और 30। हमने इसको जबरदस्ती, किसको, ट्यूब को और दबाया। जब हमने और दबाया तो हो सकता है कुछ मरकरी अंदर चली जाए, गैस की कुछ लेंथ चेंज हो जाए। अरे हाँ, अब उसने वही पूछा कि जब दबा दोगे तो लेंथ ऑफ मरकरी जो पहले 20 थी अब क्या हो जाएगी। पहले समझो हो क्या रहा है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब को अपन ने ऐसे उल्टा कर दिया, पर उस ट्यूब के ऊपर जो खाली जगह वहां पे गैस है, तो जो आपकी मरकरी 75 सेंटीमीटर तो नहीं चढ़ेगी, कुछ कम चढ़ेगी, और गैस बची रहेगी 30 सेंटीमीटर। तो उस गैस का टेम्परेचर, उस गैस का प्रेशर कितना है, 55। क्यों, अरे हाँ सर, क्योंकि 20 मरकरी थी, ऊपर गैस थी कुछ उस गैस की, और 20 सेंटीमीटर की वजह से प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया। तो 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पे एच जी थी, 30 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर इसका रहा होगा, यानी कि इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज 55 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। कंफ्यूज मत होना, गैस की लेंथ 30 है पर उसका प्रेशर 55 सेंटीमीटर है ऑफ एच जी, मतलब 55 सेंटीमीटर तक अगर मरकरी भर दो तो जो बॉटम पर प्रेशर होगा वो गैस का प्रेशर। ओके, अब उसने बोला, बढ़िया जोरदार सवाल है, अब उसने बोला कि अगर मैं इस ट्यूब को 10 सेंटीमीटर और दबा दूं, अगर मैं इस ट्यूब को 10 सेंटीमीटर और दबा दूं तो बताओ नई मरकरी जो बचेगी, पहले 20 थी, अब मरकरी की हाइट कितनी होगी, ये सवाल है। पहली बात तो सवाल ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। सवाल समझ आया सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, सवाल समझ आया सर, बिल्कुल आया सर। चलो तो अब 10 दबाया, पहले कितना था 50, ये दबाया, ये कितना बचा, हो 10 दबा दिया तो 40 बचा। मान लो कि मरकरी की हाइट है x, तो गैस की कितनी बची, 40 माइनस x। अब समझो, गैस पहले ऐसे थी, है ना, ये 20 था और ये 30 था। इसने बोला कि ऐसा मानो कि गैस जो थी उसका टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। अरे हाँ, मान लो कि
पहला प्रेशर का गैस P इनिशियल था, वॉल्यूम सोचो V इनिशियल, तो क्या V इनिशियल थी, लेंथ थी पहले 30, इनिशियल ये था, ये P इनिशियल, ये V इनिशियल, क्या P इनिशियल था 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg और V इनिशियल था लेंथ थी 30 इंटू एरिया मान लो A, कट जाएगा, टेंशन मत लो, जोरदार सवाल है, ध्यान समझना। ओ हो, और फाइनल प्रेशर मान लो P2, अरे हाँ बिल्कुल सही बात सर, और फाइनल वॉल्यूम V2 क्या हो गई, जब P फाइनल मान लो गैस का और इसका मान लो वॉल्यूम मान लो V फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, देखो ये अगर x है तो 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस एक्स इंटू P1 V1 बराबर P2 V2, ओ हो P1 55 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, रोजी कट जाएगा, फिर भी लिख देता हूँ, V1 30 इंटू ए, ओ हो फाइनल P2 मान लेते हैं ये फाइनल प्रेशर हुआ x सेंटीमीटर ऑफ x नहीं y सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके, तो y इंटू रो ऑफ Hg इंटू जी इंटू 40 माइनस एक्स इंटू ए, रोजी में इसलिए बोला था बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कटेगा वो, तो अपनी ए ने ए को भी मार दिया, बचा कितना 55 इंटू 30 इक्वल टू वाई इंटू 40 माइनस एक्स, सही कर रहा हूं क्या, बाई सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके, बात तो सर आपकी सही है, अब सुन सही चल रहा है क्या, अभी भी इस जगह को अगर B मान लूं और इस जगह को A मान लूं, क्या प्रेशर एट B इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अरे हाँ सर, बी पे प्रेशर अभी तो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, वरना लिक्विड भाग जाएगा, अरे हाँ सर, तो प्रेशर एट बी क्या लिखा जाएगा, x सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस प्रेशर ऑफ C फाइनल ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ B असलियत में है 75, तो 75 माइनस एक्स इक्वल टू y सेंटीमीटर ऑफ Hg, प्रेशर ऑफ गैस फाइनल के y सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो y सेंटीमीटर ऑफ Hg कितना हुआ 75 माइनस एक्स, अरे अब तो x सेंटीमीटर ऑफ Hg था ना, अरे हाँ, यानी कि 55 इंटू 30 इक्वल टू 75 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अब सॉल्व करना पड़ेगा उसको पूरा, मैं कर नहीं रहा हूँ, देख अप्रोक्सीमेटली सही आएगा, देख करके देख ले एक बार, 13.24 देखना, मैं चेक कर लेता हूँ सब सही कर रहा हूँ क्या, एक मिनट देख लेते हैं, ओ हो देखो भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, कैलकुलेटर से करके देख लेते, गड़बड़ तो नहीं कर रहे, 75 माइनस 13.24 इज 43.76, रुक जाओ एक मिनट, 43.76 40 माइनस 13.24 is 26.76 into 43.76 divided by 1, गड़बड़ हो रही है क्या, सब सही तो कर रहा हूँ, 75 से 76 ले लिया इन्होंने, 13.24 सेंटीमीटर आ रहा है ना अपना, हाँ सब तो बिल्कुल सही है, सब कुछ जोरदार है, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, 75 55 इंटू 30 सही तो कर रहा हूँ, 55 ही तो बचा, ये कितना था पहले 20 का बचा 55, 55 की जगह 56 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना तो उधर 76 ले लेंगे, रुक जाओ 76 माइनस 4 13.24 इस क्या कर रहा हूँ, 75 माइनस 13.24 61.26, ओहो 61.76, और ये 40 माइनस 13.24 इज 26.76 इंटू 61.76, ओके डिवाइड बाई 55, बिल्कुल सही आ रहा है एकदम, सॉल्व कर लो, एक्स के लिए 13.24 आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, कैलकुलेशन तो ठीक है, वो अलग बात है, कंफ्यूज मत हो, वो तो अपन कर लेंगे,
मैं उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। सही आंसर बिल्कुल मैच करा है सही से एकदम। अरे बोलो भाई, कैलकुलेशन में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, फालतू अभी टाइम पास नहीं कर रहा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। सवाल जोरदार, अच्छा सवाल कराया मैंने आपका दिमाग को देखते हुए। बोलो यस और नो, अरे यस और नो, अरे समझ आया कि नहीं आया? जबरदस्त सवाल। ओ हो, ऐसे सवाल ऐसे करे जाते हैं। तो इसमें आइसोथर्मल नहीं लग गया, P1 V1 बराबर P2 V2, बिल्कुल सही। गैस की कंडीशन भी समझ में आई, पहले वाली और पहले कंडीशन क्या थी? 50 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भरी थी, 30 सेंटीमीटर में गैस थी, तो गैस का प्रेशर बढ़ गया 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg। फिर हमने उसको और 10 सेंटीमीटर दबाया तो कुछ नई लेंथ आ गई मर्क्यूरी की x, तो ऊपर कितना बच गया 40 माइनस x, और गैस में लगाया P1 V1 बराबर P2 V2। और ये जानते हैं हम कि जहां पर इक्विलिब्रियम जो लेवल सेम है लिक्विड का, वहां पे दोनों का प्रेशर P0 होना चाहिए। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर क्लियर है, सर क्लियर है। एक सवाल और कराता हूँ, फिर एक घर के ले दूंगा, फटाफट सुन। ऐसे पैलेट प्रॉब्लम आते हैं, कई सारे आ सकते हैं, एक दो कराता हूँ, सुन अच्छे से। पैलेट प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। ऐसे जैसे मान लो एक ट्यूब ले लो और उसमें एक मरकरी का एक थोड़ा सा हिस्सा डाल दो, ठीक, और गैस ट्रैप कर लो। उस तरीके के सवालों को पैलेट प्रॉब्लम्स कहते हैं। कोई ऐसे स्टैंडर्ड कोई हेडिंग नहीं होती, पर आते हैं ऐसे सवाल, इसलिए कोई हेडिंग बना दी मैंने पैलेट प्रॉब्लम्स के नाम से। जो भी कराया ना जिस तरीके के सवाल उसी प्रकार का है। The problems in which we deal with a tube containing gas till some height and mercury column of some height are known as pellet problems. Simple. बोलो क्लियर? बिल्कुल। अगर तू खुद सोच, जैसे मान लीजिए कि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो सोच, मान लो कि ये x सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो सोच यहाँ पे P0 टेम्परेचर है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा? सोच के देख। 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस x सेंटीमीटर ऑफ Hg, तभी तो बैलेंसिंग होगी। गैस को एक तो P0 प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर वाला, और पैलेट का और आगे x सेंटीमीटर ऑफ Hg। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 75, यानी कि कुल मिलाकर गैस का प्रेशर इतना है कि अगर मान लीजिए पैलेट की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब गैस का प्रेशर कितना हो गया? 85 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब गैस का प्रेशर इतना है कि अगर 85 सेंटीमीटर तक मरकरी भर दो तो उल्टा हो जाए गैस, तो भी आपको समझ में आना चाहिए। देख, अगर मैं इसको उल्टा रख देता ऐसे ट्यूब को, तो और ऐसे ट्रैप कर लेता, ये पैलेट होता x और ये गैस होती, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना होता? सोच, ये P0 है, प्रेशर ऑफ गैस प्लस x सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्या P0 होता, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस होता 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस x सेंटीमीटर ऑफ Hg। और हाँ सर, तो ऐसे रखो तो जुड़ गया, ऐसे रखो तो कट गया। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ सर आई। अब जो अपन ने भी करा वैसा ही कुछ कुछ करेंगे, और अपने को बात समझ में आनी चाहिए। देखो भाई, अरे हो गया क्या? बोलो भाई, अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, ओके सर। चलो भाई, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। A mercury pellet is placed inside a glass tube as shown in the figure. Find the new length of gas column if the tube is inverted. 10 सेंटीमीटर ये, और मान लो T इक्वल टू कांस्टेंट। 10 सेंटीमीटर Hg थी, 20 सेंटीमीटर की गैस थी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। इस पूरी की पूरी ट्यूब को पलट दिया, इस पूरी की पूरी ट्यूब को पलट दिया, तो बताओ न्यू लेंथ ऑफ गैस कॉलम क्या होगा? यानी कि अगर ऐसे हो जाए, पैलेट तो 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। ये लेंथ क्या होगी ये बता। और याद रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ऐसे सभी सवालों में। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। चलो होमवर्क लिख लो इसको, अगले टर्न पे करेंगे इसी स्लाइड से। होमवर्क लिख लो, गड़बड़ नहीं करनी है। अरे होमवर्क लिख लो फटाफट फटाफट, अरे सोच लो। हाँ सर। चलो भाई, तो फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। तब तक के लिए सी यू, sayonara, टेक केयर, बाय बाय।
বলে চলে এসছি আবার রাত্রে ভালো লাগে